नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुवस्वामिनी का अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। इस नाटक में जो पात्र हैं उन पात्रों के बारे में जानेंगे, नाटक के सारांश का अध्ययन करेंगे और ध्रुवस्वामिनी नाटक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कथन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन कथनों का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ध्रुवस्वामिनी नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। ये जो ध्रुवस्वामिनी नाटक है इसकी रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया है और जयशंकर प्रसाद के द्वारा इस नाटक को 1933 ईस्वी में लिखा गया था। 1933 ईस्वी में ही इसका प्रकाशन किया गया था। यह जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है, यानी जयशंकर प्रसाद ने इसके बाद किसी अन्य नाटक की रचना नहीं की है। यह उनका अंतिम नाटक है। नाटक में जयशंकर प्रसाद ने विशाख दत्त की रचना देवी चंद्रगुप्त को ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्रयोग किया है। यानी विशाख दत्त की जो रचना देवी चंद्रगुप्त है इसी को आधार बना करके जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक की रचना की है। इस नाटक में कुल 3 अंक हैं और 3 ही दृश्य हैं, यानी जितने अंक हैं उतने ही दृश्य हैं। अलग से दृश्यों का सृजन नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नाटक के पात्रों के बारे में जान लेते हैं। पात्र परिचय। नाटक में जो पुरुष पात्र हैं उसमें चंद्रगुप्त हैं, रामगुप्त है, शिखर स्वामी, सकराज और मिहिरदेव हैं। और स्त्री पात्रों में ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, खड्गधारणी और दासी हैं। पुरुष और स्त्री पात्रों के जो अलावा पात्र हैं उसमें खिंगल है, सामंत कुमार, प्रतिहारी, प्रहरी, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा आदि ये सभी अन्य पात्र हैं। इस नाटक में यानी ध्रुवस्वामिनी नाटक में जयशंकर प्रसाद ने गीतों का भी प्रयोग किया है। कुल 4 गीतों का प्रयोग इस नाटक में जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया है। 2 गीत जो है पहले अंक में हैं और उसके बाद जो 2 गीत है वो दूसरे अंक में हैं। तीसरे अंक में किसी भी प्रकार के गीत का प्रयोग नहीं किया गया है। नाटक का जो पहला गीत है यह कसक अरे आंसू सहजा, यहाँ सह लिख दीजिएगा। यह कसक अरे आंसू सहजा मंदाकिनी के द्वारा गाया जाता है और यह नाटक के पहले अंक में ही है। उसके बाद जो दूसरा गीत है यह भी मंदाकिनी के द्वारा ही गाया जाता है। पैरों के नीचे जलधर हो, मंदाकिनी के द्वारा भी यह गीत गाया जाता है। अगला जो गीत है वो दूसरे अंक में है, यौवन तेरी चंचल छाया, जो कोमा के द्वारा गाया जाता है। और दूसरे ही अंक में एक और गीत है जो नर्तकियों के द्वारा गाया जाता है, अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुघराली है। यह गीत जो है नर्तकियों के द्वारा गाया जाता है। ध्रुवस्वामिनी नाटक को एक समस्या प्रधान नाटक माना जाता है क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने इसमें स्त्री जीवन की समस्याओं को उठाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्रुवस्वामिनी नाटक के सारांश का अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। यह जो ध्रुवस्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है एक गुप्त राजवंश पर आधारित है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक किस राजवंश पर आधारित है, तो गुप्त राजवंश पर आधारित है। अब गुप्त राजवंश के जो राजा थे उस समुद्रगुप्त थे और समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। एक का नाम था रामगुप्त और दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त। रामगुप्त जो था वो ज्येष्ठ पुत्र था और चंद्रगुप्त जो था वो समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र था। समुद्रगुप्त ने क्या किया था, चंद्रगुप्त को युवराज बना दिया गया था। भले ही चंद्रगुप्त छोटा पुत्र था लेकिन चंद्रगुप्त को उन्होंने युवराज घोषित कर दिया था। और इसका कारण यह था कि जो रामगुप्त था ये ठीक व्यक्ति नहीं था, ये मध्यप था, क्लीव था, कायर था, इसलिए चंद्रगुप्त को उनके द्वारा युवराज बना दिया गया था। और ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता थे, यानी ध्रुवस्वामिनी जो थी चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी और उसको विवाह का वचन दिया गया था कि चंद्रगुप्त का विवाह किससे होगा, ध्रुवस्वामिनी से होगा। लेकिन जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात रामगुप्त ने शिखर स्वामी के षड्यंत्र के द्वारा छल पूर्वक राजा बन जाता है, यानी चंद्रगुप्त को राजा नहीं बनाया जाता है। चंद्रगुप्त के जगह पर रामगुप्त शिखर स्वामी के षड्यंत्र के द्वारा राजा बन जाता है और छल पूर्वक ध्रुवस्वामिनी से भी विवाह कर लेता है। लेकिन ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त से ही प्रेम करती है, रामगुप्त से प्रेम नहीं करती है। नाटक का जो आरंभ होता है वो गुप्त शिविर के पिछले भाग में होता है और ध्रुवस्वामिनी के कथन से होता है। ध्रुवस्वामिनी कहती है कि सीधा तना हुआ, अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इनके चरण में लौटना ही चाहिए न। इसी कथन के द्वारा नाटक का आरंभ होता है और यह कथन ध्रुवस्वामिनी के द्वारा कहा गया है। ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त से अभी भी प्रेम करती है कि नहीं करती है, यह बात जानने के लिए रामगुप्त क्या करता है, एक गुप्तचर नियुक्त करता है और वो गुप्तचर है खड्गधारणी। खड्गधारणी को गुप्तचर बना करके रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी के पास भेजता है।
इधर जो है गुप्त शिविर पर शकों के द्वारा यानी शकों के राजा जो शकराज हैं उनके द्वारा आक्रमण किया जाता है और आक्रमण करके शिविर को दोनों तरफ से घेर लिया जाता है। यानी एक तरफ ध्रुवस्वामिनी के पास खड्गधारी को भेजा गया है रामगुप्त के द्वारा और दूसरी तरफ शकों के राजा शकराज के द्वारा गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया जाता है और गुप्तों का जो शिविर है उसको दोनों तरफ से घेर लिया जाता है। प्रतिहारी जो है रामगुप्त को शकों के आक्रमण की सूचना देती है। शकों का एक दूत आया हुआ है और उस दूत का नाम है खिंगल। खिंगल जो है संधि प्रस्ताव का एक पत्र लाया है। शिखर स्वामी वह पत्र रामगुप्त को पढ़ने के लिए देता है। यानी खिंगल जो शकों का दूत है वह संधि के लिए एक पत्र लाया है, पत्र शिखर स्वामी को देता है और शिखर स्वामी जो है वह पत्र रामगुप्त को पढ़ने के लिए देता है। संधि के लिए शकराज ने अपने लिए ध्रुवस्वामिनी की और शक सामंतों के लिए अन्य स्त्रियों की मांग की थी। यानी शकराज ने युद्ध को रोकने के लिए यह शर्त रखा था कि ध्रुवस्वामिनी उसको दे दी जाए और अन्य शक सामंतों के लिए अन्य स्त्रियों की मांग उसके द्वारा की गई थी। रामगुप्त के द्वारा शकों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है और ध्रुवस्वामिनी को उपहार में देने के लिए तैयार हो जाता है। यानी रामगुप्त शकों का प्रस्ताव मान लेता है और ध्रुवस्वामिनी को शकराज को देने के लिए तैयार हो जाता है। शकराज संधि के लिए ध्रुवस्वामिनी की मांग कर रहा था। यह बात ध्रुवस्वामिनी को शिखर स्वामी के द्वारा बताया जाता है। यानी ध्रुवस्वामिनी को यह बात नहीं पता था, यह बात शिखर स्वामी के द्वारा ध्रुवस्वामिनी को बताया जाता है। ध्रुवस्वामिनी जो है शकराज के पास भेजने का विरोध करती है, वह नहीं जाना चाहती है, इस प्रस्ताव का विरोध कहती है और वह कहती है कि मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। यानी वह शकराज के शिविर में नहीं जाना चाहती है रामगुप्त के कहने पर और अपनी रक्षा स्वयं करना चाहती है। ध्रुवस्वामिनी कृपाण निकाल करके आत्महत्या करने जाती है, तभी चंद्रगुप्त आता है और उसे आत्महत्या करने से रोक लेता है, उसे बचा लेता है। ध्रुवस्वामिनी के द्वारा चंद्रगुप्त को यह बताया जाता है कि रामगुप्त उसे उपहार में शकराज को देना चाहता है। अभी तक रामगुप्त को कुछ भी पता नहीं है, चंद्रगुप्त को कुछ भी पता नहीं है, चंद्रगुप्त को अभी तक कुछ भी पता नहीं है। ध्रुवस्वामिनी के द्वारा चंद्रगुप्त को बताया जाता है कि रामगुप्त उसको उपहार में देना चाहता है। चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी का वेश धारण कर शकराज के पास जाना चाहता है, किंतु ध्रुवस्वामिनी उसे अकेले नहीं देना चाहती है, वह भी साथ जाती है। यानी चंद्रगुप्त जो है एक उपाय सुझाता है कि वह खुद जो है ध्रुवस्वामिनी का वेश धारण करके शकराज के पास जाएगा और शकराज का वध कर देगा, लेकिन ध्रुवस्वामिनी उसको अकेले नहीं जाने देना चाहती है, वह भी उसके साथ जाती है। यही नाटक का पहला अंक समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो नाटक का दूसरा अंक है उस शक दुर्ग में शुरू होता है। यानी जो शकराज है उसके भवन में नाटक का दूसरा अंक शुरू होता है। शकों का जो दूत था खिंगल, जो गुप्त साम्राज्य में आया हुआ था, वो शकराज को बताता है कि जो संधि प्रस्ताव रामगुप्त के द्वारा पास भेजा गया था वह रामगुप्त के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, मान लिया गया है। शक दुर्ग में विजय का उत्सव मनाया जाता है, हर्षोल्लास मनाया जाता है। खिंगल शकराज को बताता है कि दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई हैं, महादेवी आपसे अकेले में मिलना चाहती हैं। यानी ध्रुवस्वामिनी के द्वारा यह शर्त रखा जाता है कि मैं शकराज से अकेले मिलना चाहती हूँ। कोमा जो है शकराज की पत्नी है, उससे प्रेम करती है, वह शकराज के कृत्य का विरोध करती है। यानी शकराज जो ध्रुवस्वामिनी की मांग कर रहा है उसके कृत्यों का कोमा के द्वारा विरोध किया जाता है। कोमा कहती है कि राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना पूरा नहीं हो सकता है। यानी कोमा के द्वारा शकराज का विरोध किया जाता है। मिहिरदेव जो कोमा के पिता हैं उनके द्वारा भी शकराज के कृत्य का विरोध किया जाता है। कोमा अपने पिता मिहिरदेव के साथ शकराज का दुर्ग छोड़ करके चली जाती है, यानी उससे दूर चली जाती है। चंद्रगुप्त स्त्री के वेश में और ध्रुवस्वामिनी शकराज के सम्मुख जाते हैं। चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी दोनों शकराज के सामने जाते हैं। चंद्रगुप्त जो है स्त्री के वेश में है, यानी ध्रुवस्वामिनी का ही वेश बनाया हुआ है। चंद्रगुप्त के द्वारा शकराज का वध कर दिया जाता है और यही दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। यानी जब चंद्रगुप्त स्त्री के वेश में शकराज के पास जाता है तो चंद्रगुप्त के द्वारा शकराज का वध कर दिया जाता है। यही नाटक का दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। जो नाटक का तीसरा अंक है यह भी शकों के दुर्ग में ही शुरू होता है, जहां एक सैनिक ध्रुवस्वामिनी को बताता है कि विजय का समाचार पाकर रामगुप्त भी
आए हैं। यानी जब विजय का समाचार रामगुप्त पाता है तो रामगुप्त भी वहां पर आ जाता है। सकराज का शव लेने के लिए कोमा मिहिरदेव के साथ ध्रुवस्वामिनी के पास जाती है। यानी जब सकराज की हत्या कर दी जाती है तो सकराज का शव लेने के लिए कोमा और उसके पिता मिहिरदेव ध्रुवस्वामिनी के पास आते हैं। सकराज का शव लेकर के वो जाते हैं। जाते हुए मिहिरदेव और कोमा की हत्या रामगुप्त के सैनिकों के द्वारा कर दिया जाता है। यानी जो रामगुप्त के सैनिक हैं उन सैनिकों के द्वारा कोमा और मिहिरदेव का वध कर दिया जाता है। रामगुप्त के कहने पर सैनिकों द्वारा चंद्रगुप्त को बंदी बना लिया जाता है। यानी जिस चंद्रगुप्त ने सकराज की हत्या की थी उसी चंद्रगुप्त को रामगुप्त के सैनिकों के द्वारा रामगुप्त के कहने पर बंदी बना लिया जाता है। ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त को इसका प्रतिवाद करने के लिए कहती है, इसका विरोध करने के लिए कहती है। रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी को भी बंदी बनाने की आज्ञा देता है। यानी जब ध्रुवस्वामिनी कहती है चंद्रगुप्त से कि तुम इसका विरोध करो तो रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी को भी बंदी बनाने की आज्ञा देता है। तो चंद्रगुप्त आवेश में आकर लौह श्रृंखलाओं को तोड़ देता है। यानी जिन लौह श्रृंखलाओं से चंद्रगुप्त को बंदी बनाया गया था उसको तोड़ देता है और अपने को गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी बताता है और कहता है कि मैं गुप्त साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी हूँ, तुम नहीं हो। रामगुप्त और चंद्रगुप्त में कलह को दूर करने के लिए शिखर स्वामी के द्वारा परिषद बुलाया जाता है। राज्य की जो सर्वोच्च बॉडी थी जिसको परिषद नाम दिया गया था, शिखर स्वामी के द्वारा उस परिषद को बुलाया जाता है। परिषद में पुरोहित के द्वारा ध्रुवस्वामिनी को रामगुप्त के विवाह बंधन से मुक्त कर दिया जाता है। यानी एक तरीके से दोनों का विवाह बंधन समाप्त हो जाता है, ध्रुवस्वामिनी को उससे मुक्त कर दिया जाता है। परिषद के द्वारा यह घोषणा की जाती है कि रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। यानी बैठने का अधिकारी जो है चंद्रगुप्त है, रामगुप्त इसका उत्तराधिकारी नहीं है। रामगुप्त कटार निकालकर पीछे से चंद्रगुप्त को मारना चाहता है, पर एक सामंत कुमार के द्वारा रामगुप्त पर प्रहार किया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी जब परिषद के द्वारा निर्णय सुनाया जाता है तो निर्णय को सुन करके रामगुप्त चंद्रगुप्त का वध करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह चंद्रगुप्त को मारने जाता है एक सामंत कुमार के द्वारा उस पर प्रहार किया जाता है और रामगुप्त की मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी के जयकार के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। नाटक में ध्रुवस्वामिनी की केंद्रीय भूमिका है। चंद्रगुप्त इस नाटक का नायक है और ध्रुवस्वामिनी जो है नाटक की नायिका है। यहाँ पर नाटक जो है समाप्त हो जाता है। चंद्रगुप्त के चरित्र में जो विशेषता है वो एक वीर योद्धा है, मर्यादा का रक्षक है, राष्ट्रभक्त है, त्यागी है, आदर्श प्रेमी है। ये सभी विशेषताएं चंद्रगुप्त के चरित्र में पाई जाती हैं। जो ध्रुवस्वामिनी का चरित्र है उसमें जो विशेषता पाई जाती है उसमें ध्रुवस्वामिनी जो है एक सशक्त नारी है, स्वाभिमानी है, अत्याचार एवं शोषण का विरोध करने वाली है, चंद्रगुप्त की प्रेरक शक्ति है, आदर्श प्रेमिका है। ये सभी विशेषताएं ध्रुवस्वामिनी के चरित्र में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि ध्रुवस्वामिनी नाटक से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन कथनों को भी हम एक एक करके देख लेते हैं। नाटक का जो पहला अंक है इस शिविर के पिछले भाग में शुरू होता है जिसके पीछे पर्वतमाला का प्राचीर है। ध्रुवस्वामिनी के ही कथन से शुरू होता है। ध्रुवस्वामिनी जो है पर्वत की ओर देख करके कहती है कि सीधा तना हुआ, यहाँ तना कर लीजिएगा, सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभ्रवेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इनके चरण में लौटना ही चाहिए ना। यह कथन जो है ध्रुवस्वामिनी के द्वारा कहा जाता है और इसी कथन से नाटक का आरंभ हुआ है। अगला कथन है खड्ग धारणी का, और खड्ग धारणी के द्वारा यह ध्रुवस्वामिनी से कहा गया है। खड्ग धारणी कहती है कि वह बल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी वह काई की जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही विचलन बनाकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है। यह कथन खड्ग धारणी के द्वारा ध्रुवस्वामिनी से कहा गया है। अगला कथन जो है ध्रुवस्वामिनी का है और ध्रुवस्वामिनी के द्वारा यह कथन खड्ग धारणी से कहा गया है। ध्रुवस्वामिनी कहती है कि कुमार की स्निग्ध सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है। ध्रुवस्वामिनी के द्वारा यह कथन खड्ग धारणी से कहा गया है। अगला कथन रामगुप्त का है और रामगुप्त यह कथन शिखर स्वामी से कहता है। शिखर स्वामी से रामगुप्त कहता है कि जिसके भुजाओं में बल न हो उसके मस्तिष्क में कुछ तो होना चाहिए। यह सभी कथन जो है नाटक के पहले अंक से ही लिए गए हैं। अगला कथन शिखर स्वामी का है और शिखर स्वामी यह कथन जो है रामगुप्त से कहता है।
शिखर स्वामी कहता है कि मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। यह कथन शिखर स्वामी के द्वारा रामगुप्त से कहा गया है। अगला कथन मंदाकिनी का है। मंदाकिनी जो है चंद्रगुप्त की बहन है। उसके द्वारा कहा जाता है कि मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, जब वीरता भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन मंदाकिनी के द्वारा नाटक में कहा गया है। नाटक में हमने बताया कि 4 गीतों का भी प्रयोग किया गया है। जो नाटक का पहला गीत है, यह मंदाकिनी के द्वारा गाया जाता है। मंदाकिनी गाती है कि यह कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे। यह गीत नाटक में मंदाकिनी के द्वारा गाया गया है। अगला कथन है ध्रुवस्वामिनी का। ध्रुवस्वामिनी यह कथन जो है रामगुप्त से कहती है। ध्रुवस्वामिनी कहती है कि मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यानी ध्रुवस्वामिनी जो है इस कथन के माध्यम से रामगुप्त का विरोध करती है कि रामगुप्त उसको सकराज के पास नहीं भेज सकता है। अगला कथन ध्रुवस्वामिनी का ही है। यह कथन भी ध्रुवस्वामिनी के द्वारा रामगुप्त से ही कहा गया है। ध्रुवस्वामिनी कहती है कि यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपनी कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। यह कथन भी ध्रुवस्वामिनी के द्वारा रामगुप्त से ही कहा गया है। अगला कथन भी ध्रुवस्वामिनी का ही है और यह कथन भी ध्रुवस्वामिनी के द्वारा रामगुप्त से ही कहा गया है कि मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पड़ लगा सके। यह कथन भी ध्रुवस्वामिनी के द्वारा ही कहा गया है। अगला कथन भी ध्रुवस्वामिनी का है। वह कहते हैं कि राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता है। यह कथन भी ध्रुवस्वामिनी के द्वारा ही कहा गया है। अगला कथन भी ध्रुवस्वामिनी का ही है कि मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझमें रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। यह कथन जो है ध्रुवस्वामिनी के द्वारा रामगुप्त से कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कथन है वो चंद्रगुप्त के द्वारा कहा गया है। जब ध्रुवस्वामिनी कटार निकाल करके आत्महत्या करने जाती है उस समय का कथन है। चंद्रगुप्त कहता है कि जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं, यानी उसको आत्महत्या करने से रोकता है। उसके बाद चंद्रगुप्त इस कथन को कहता है। आगे चंद्रगुप्त कहता है कि जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर करने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्भ को इस तरह पददलित होना न पड़ेगा। यह कथन भी चंद्रगुप्त के द्वारा ध्रुवस्वामिनी से कहा गया है। अगला कथन ध्रुवस्वामिनी का है। ध्रुवस्वामिनी कहती है कि कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को, क्षितिज को निर्जन से, सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। यह तब का कथन है जब ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त से गले मिलती है, तब ध्रुवस्वामिनी के द्वारा यह कथन कहा गया है। आगे ध्रुवस्वामिनी कहती है कि कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब चंद्रगुप्त सकराज के शिविर में अकेले जाना चाहता है उस समय ध्रुवस्वामिनी के द्वारा यह कथन कहा जाता है। अगला जो गीत है वह मंदाकिनी के द्वारा गाया जाता है। यह नाटक का दूसरा गीत है। यह मंदाकिनी के द्वारा ही गाया गया है कि पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सतझत झरने बेमेल चलें। यह जो है मंदाकिनी के द्वारा यह गीत गाया गया है। अगला अंक दूसरा अंक है और दूसरा अंक नाटक का जो है वो शकों के दुर्ग के भीतरी हिस्से में शुरू होता है। इसमें जो पहला कथन है वो कोमा के द्वारा कहा गया है। कोमा जो है सकराज की पत्नी है। कोमा कहती है कि प्रेम करने की एक ऋतु होती है, उसमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराबर है। अगला जो गीत है वो कोमा के द्वारा गाया जाता है। यह नाटक का तीसरा गीत है। कोमा गाती है कि यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। यह गीत कोमा के द्वारा गाया जाता है और यह नाटक का तीसरा गीत है।
अगला जो कथन है यह भी कोमा का ही कथन है। कोमा कहती है कि प्रश्न जो होते हैं स्वयं किसी के सामने नहीं आते, मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है, मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। यह कथन कोमा के द्वारा ही कहा गया है और नाटक के दूसरे अंक से लिया गया है। अगला कथन सकराज का है। सकराज कहता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को सबका नियामक समझता हूँ। यह कथन सकराज के द्वारा दूसरे अंक में कहा गया है। सकराज के उत्सव में नर्तकियां नाचते हुए गाती हैं। यह नाटक का चौथा और अंतिम गीत है, इसके बाद नाटक में कोई भी गीत नहीं है। नर्तकियां गाती हैं कि अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुघराली है, लुमानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। यह जो गीत है यह सकराज के द्वारा, सकराज के दरबार में नर्तकियों के द्वारा गाया गया है। अगला जो कथन है यह कोमा का कथन है। कोमा कहती है कि तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन के नीरस और नीरव शून्य में संगीत की, बसंत की और मकरंद की और सृष्टि की थी, उसी दिन मैं अनुभूतिमयी बन गई हूँ। यह कथन कोमा के द्वारा कहा गया है और सकराज से यह कथन कहा गया है। कोमा फिर से सकराज से कहती है कि राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना पूरा नहीं हो सकता। यह कथन भी कोमा के द्वारा सकराज से ही कहा गया है। अगला जो कथन है वो मिहिर देव का है। मिहिर देव कहते हैं कि राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। यह कथन मिहिर देव के द्वारा सकराज से कहा गया है, यानी सकराज के कृत्यों का इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है, उसी समय इस कथन को कहा गया है। आगे मिहिर देव कहते हैं कि इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। सकराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। यह जो है कथन मिहिर देव के द्वारा सकराज से कहा जाता है। अगला जो कथन है वो कोमा का है। कोमा मिहिर देव से कहती है कि मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा वही दुलार भरी बल्लरी मेरे आंख बंद कर चलने में मेरे पैरों से उलझ गई। दे दूं एक झटका उसकी हरी भरी पत्तियां कुचल जाएं और छिन्न होकर धूल में लूटने लगें। यह कथन कोमा के द्वारा मिहिर देव से कहा गया है। अगला जो कथन है यह भी कोमा का ही कथन है। कोमा सकराज से कहती है प्रेम का नाम मत लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। यह कथन भी कोमा के द्वारा सकराज से कहा गया है। आगे फिर कोमा सकराज से कहती है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़ा रहने की दृढ़ता थी। यह कथन कोमा के द्वारा सकराज से कहा जाता है। अगला जो कथन है वो चंद्रगुप्त का कथन है। चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी से कहता है कि तीखे वचनों से मर्माहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पक्ष से विमुख नहीं कर सकता, मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में सुख है। यह कथन चंद्रगुप्त के द्वारा ध्रुवस्वामिनी से कहा जाता है। अगला जो कथन है यह चंद्रगुप्त का ही कथन है। चंद्रगुप्त जो है सकराज से कहता है कि मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल, मैं अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने, सावधान। इसके बाद चंद्रगुप्त के द्वारा सकराज की हत्या कर दी जाती है और यहीं पर नाटक का दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। जो नाटक का तीसरा अंक है इस सर्क दुर्ग के भीतर के प्रकोष्ठ जहाँ ध्रुवस्वामिनी एक मंच पर बैठी है वहाँ पर शुरू होता है। ध्रुवस्वामिनी पुरोहित से कहती है, ध्रुवस्वामिनी पुरोहित से कहती है कि संसार मिथ्या है या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्मकांड, आपके शास्त्र क्या सत्य हैं जो सदैव रछड़िया स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है। यह ध्रुवस्वामिनी के द्वारा पुरोहित से कहा गया है। मंदाकिनी पुरोहित से कहती है कि जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रखा छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सकें। यह कथन मंदाकिनी के द्वारा पुरोहित से कहा गया है। अगला जो कथन है यह कोमा के द्वारा ध्रुवस्वामिनी से कहा गया है। कोमा कहती है कि तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा न समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, परंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है। यह कोमा के द्वारा ध्रुवस्वामिनी से कहा गया है। अगला जो कथन है ये मंदाकिनी के द्वारा ध्रुवस्वामिनी से कहा गया है। मंदाकिनी कहती है कि स्त्रियों के बलिदान का कोई मूल्य नहीं,
कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से वह पुरुषों के चरणों को पकड़ती है और वह सदैव ही इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है। यह कथन जो है मंदाकिनी के द्वारा ध्रुवस्वामिनी से कहा गया है। अगला जो कथन है वह ध्रुवस्वामिनी का कथन है और ध्रुवस्वामिनी जो है यह कथन कोमा से कहती है। ध्रुवस्वामिनी कहती है कि पराधीनता की परंपरा से उसकी नस नस में, उसकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है। यह कथन ध्रुवस्वामिनी के द्वारा कोमा से कहा गया है। अगला जो कथन है वो चंद्रगुप्त का है। चंद्रगुप्त कहता है कि मैं आज यह स्वीकार करने में संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव देवी मेरी है। आगे वह ठहर कर कहता है कि हाँ मेरी ही है, उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्रेम किया है। यह चंद्रगुप्त के द्वारा कहा जाता है। अगला जो कथन है यह भी चंद्रगुप्त का ही है। चंद्रगुप्त कहता है कि मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूं और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुसार से आज मेरी नहीं रही। यह चंद्रगुप्त के द्वारा कहा जाता है। अगला जो कथन है वो ध्रुवस्वामिनी के द्वारा चंद्रगुप्त से कहा गया है। ध्रुवस्वामिनी कहती है, कुमार मैं कहती हूँ तुम प्रतिवाद करो, किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हो। यह जो कथन है यह ध्रुवस्वामिनी के द्वारा चंद्रगुप्त से कहा गया है। अगला जो कथन है यह मंदाकिनी का कथन है। मंदाकिनी इस कथन को रामगुप्त से कहती है। मंदाकिनी कहती है कि तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में न भेजते। यह मंदाकिनी के द्वारा कहा गया है। अगला जो कथन है वह भी मंदाकिनी का ही कथन है। मंदाकिनी रामगुप्त से कहती है कि भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की 10 सुवृत्ति ने उन्हें लूटा है। यह मंदाकिनी का कथन है। मंदाकिनी रामगुप्त से यह कथन कहती है। अगला जो कथन है पुरोहित का है। पुरोहित रामगुप्त से कहता है कि ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। यह पुरोहित के द्वारा रामगुप्त से कहा गया है। अगला जो कथन है यह भी पुरोहित का ही कथन है। पुरोहित कहता है कि मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुवस्वामिनी की मोक्ष की आज्ञा देता है। यहाँ पर ध्रुवस्वामिनी का विवाह रामगुप्त से समाप्त हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों यह नाटक आपको पसंद आया होगा। आप नाटक को ठीक प्रकार से समझ पाए होंगे, उसके तथ्यों को जान पाए होंगे, सारांश को जान पाए होंगे, पात्रों को जान पाए होंगे और आपके सामने हमने महत्वपूर्ण कथन भी रख दिया है, इसको भी आप जान पाए होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।